सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के बारे में फॉर द थर्ड वीक दैट इज़ फ्रॉम 15th of September to 21st of September. So the first news is government appointed L. Satya Srinivasan as the India's executive director at ADB, that is Asian Development Bank. So इससे पहले जो थे वो थे विकासशील, जो कि रिटायर हो गए हैं और अब उनकी जगह आ गए हैं एल सत्य श्रीनिवासन। अब जो एल सत्य श्रीनिवास जी हैं इनका टाइम पीरियड रहेगा टिल 2026। उसके बाद इनका भी क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्ट्स ऑफ एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, वी मस्ट नो दैट इट वाज फॉर्म्ड इन 90 ऑफ दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। आप मनीला फिलीपींस भी याद रख सकते हैं, लेकिन इन द यूजीसी नेट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पूरा आपसे पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मेंबर्स इसके 69 हैं। इसराइल इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो बना है इन 2024। देन अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग, जापान और यूएसए जो है उसका सबसे मैक्सिमम शेयर है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन इंडिया। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसातो कांडा। ही गॉट अपॉइंटेड इन फेब 2025। ही इज़ फ्रॉम जापान। तो हमेशा याद रखना एडीबी के जो भी हेड बनेंगे वो हमेशा कहाँ से होंगे, जापान से, बिकॉज हाईएस्ट शेयर होल्डिंग कहाँ की है, जापान की है। ठीक है, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है अशोक लवासा, जो कि हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट तो जापान के हो गए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया के हैं, दैट इज अशोक लवासा। तो इसे याद रख लेना, एडीबी से एशियन डेवलपमेंट बैंक, ए से एशियन, ए से अशोक। ओके, देन इंडिया इसका मेंबर जो है 1966 में ही बना था, यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई तभी इंडिया इसका मेंबर भी बन गया था। इसका मेन एम क्या है, दैट इज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, एंड फॉर दैट दे प्रोवाइड लोन टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड है रेड में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वी हैव नबार्ड हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर आरआरबीज। नबार्ड जो है उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर आरआरबीज। तो आई डोंट नो, मैंने शायद ये न्यूज़ आपको नहीं पढ़ाई है क्योंकि ये मई की न्यूज़ है। तो 1 स्टेट 1 आरआरबीज बनाने की बात की गई है, जो कि इम्प्लीमेंट भी हो गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2025। तो इसका क्या मतलब है, 1 स्टेट 1 आरआरबी का क्या मतलब है, बिकॉज इन पर्टिकुलर स्टेट वी हैव मेनी आरआरबीज, तो हम उनको बेसिकली क्या करें, कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट करने का क्या मतलब है, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से मर्जर कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स को हम एक सिंगल बैंक करना चाह रहे हैं, तो वी वांट टू मेक वन स्टेट दैट इज हर पर्टिकुलर स्टेट में एक ही आरआरबी हो और वो बहुत अच्छे से फंक्शन करे, ऐसा गोल है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, इसलिए हमने 43 से 28 कर दिए हैं हमारे टोटल आरआरबी। क्यों, क्योंकि हमारी टोटल स्टेट्स कितनी हैं, 28 है। ठीक है, दिस विद इसका मेन एम क्या है, यानी जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो लॉन्च किया गया है, इसका काम है डिलीवरी प्रोसेस में, यानी जो भी लोन दे रहे हैं उसको डिलीवर करने में, उसको प्रोवाइड करवाने में जो है प्रॉपर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी हो, और हर प्रोसेस को हम क्या करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं। ठीक है, ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हीं की जितना आरआरबीज को भी हम क्या कर सके, कॉम्पिटिटिव बना सके। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने क्या किया है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है हमने, मतलब नबार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और ये सितंबर 2025 तक रोल आउट हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, इसको यूज़ करना हम शुरू करेंगे। न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, 1 स्टेट 1 आरआरबी वाली, ये पूछ सकते हैं आपसे। नाउ कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं अबाउट द नबार्ड। तो नबार्ड इज स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। ऑलरेडी इसका पूछ चुके हैं कि कौन है चेयरमैन या किसकी रिकमेंडेशन पे हमने ये बनाया था, बी शिवरामन जी हैं। ठीक है, हु वाज द फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इन्होंने एक कमेटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है क्रेफी कार्ड। ये भी कई बार पूछ लेता है आपसे एग्जाम्स में, पीजीटी एग्जाम्स में खासकर पूछ लेता है दैट व्हाट इज क्रेफी कार्ड। सो कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसमें हम देखेंगे कि क्या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए क्या प्रॉपर अरेंजमेंट्स है, पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इट वॉज फॉर्म्ड इन द 6th 5-year प्लान। इसका इनिशियल कैपिटल जो है वो है 100 करोड़, राइट, और करंट ऑथराइज कैपिटल है 30 करोड़। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हेडक्वार्टर मेन याद रखना। कब, कौन से 5-year प्लान में एस्टेब्लिश हुआ था, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें 100% गवर्नमेंट ऑनरशिप है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट वॉज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इसके हेड है शाजी केवी। अब इसका जो सिंबल है या लोगो है, इट इज 2 हैंड होल्डिंग अ प्लांट। अब मैं यहाँ पे लोगो लगाना भूल गई हूँ, तो इसका बेसिक लोगो जो है ऐसे 2 हाथ दिखेंगे, उसके अंदर प्लांट है। डू चेक इट, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप चेक करना, आपको इसका लोगो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्स है आरआरबी के बारे में। तो आरआरबी वॉज फॉर्म्ड ऑन 2nd of October 1975. इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बन चुके हैं कि किसकी रिकमेंडेशन पर आरआरबी को एस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट आरआरबी वॉज प्रथमा बैंक विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक इन मुरादाबाद यूपी. Then it was enacted under RRB Act 1976. Now this is very important, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। एस्टैब्लिश कब हो गए थे? 1975 में। एक्ट कब आता है? 1976 में। अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन देखेंगे, उसका हमेशा पहले एक्ट आता है, फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आता है। लेकिन आरआरबी वॉज द ओनली, यू कैन से, बैंक जिसका एक्ट जो कि एस्टेब्लिश पहले हो रहा है और एक्ट उसका बाद में आ रहा है। तो दिस पॉइंट इज समथिंग यूनिक विच कैन बी आस्क्ड. Next is ownership pattern. So we have central government 50%, state government 15% and sponsor bank 35%. It is again important, आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट, देन स्पॉन्सर बैंक एंड देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है, हमें लगता है कि स्टेट का 35 होगा, बट इट इज़ द स्पॉन्सर बैंक, उसका हिस्सेदारी ज़्यादा है। देन वी हैव रेगुलेटर, कौन है? नाबार्ड इसको रेगुलेट करते हैं फॉर सुपरविजन एंड रीफाइनेंसिंग, एंड आरबीआई उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सुपरविजन और रेगुलेशन में फर्क है, सो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। इसका काम क्या है? बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करना टू द रूरल एरियाज, ठीक है, और रीफाइनेंस का काम करते हैं, ये बात याद रखना। नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंस का काम करता है, यानी नाबार्ड आरआरबी को पैसा देता है, आरआरबी फर्दर गिव लोन टू रूरल पीपल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट थिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ आरआरबीज, ये 43 है आफ्टर द एमलगमेशन, जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद अब कितने हो गए? 28, ठीक है। एंड इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 or more states, दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। नेक्स्ट इज होलसेल इन्फ्लेशन रोज टू अ 4-month हाई ऑफ 0.52 इन अगस्त। इन द जून एंड जुलाई सेक्टर, ठीक है, it was in the negative territory, but with the rise in food and manufacturing good, the prices, wholesale prices got increased and it rose to 0.52% in August. And it was released on 15th of September because 14th को holiday थी and 15th को ही release किया गया data. This is the whole डाटा जो कि आप नोट कर सकते हैं। बस आपको इसमें क्या याद रखना है? ट्रेंड याद रखना है। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे मंथ्स थे जब WPI नेगेटिव टेरिटरी में था, तो इट वाज इन जून एंड जुलाई एंड अगस्त में गॉट पॉजिटिव अगेन। तो इट वाज ऑल इन परसेंटेज टर्म्स। आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, वी हैव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका 18th एडिशन रिलीज हुआ है, विच वॉज रिलीज बाय विपो। सो विपो इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्ड इन 1967, हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा। जी फॉर ग्लोबल, जी फॉर जेनेवा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बेसिकली वैसे तो विपो से ही याद रखना है आपको। इंडिया का जो रैंक है, दिस इज बेसिकली इंडियाज रैंक इन द इंडेक्स। इंडिया इज ऑन द 38th रैंक, ठीक है, 38 रैंक पर है हम। और अगर हम 2015 से देखें, पहले हम 81 पे थे, देन 2020 में हम 48 पर आए, देन 2024 में हम 39 पर आए, एंड नाउ वी आर ऑन 38, ठीक है। तो 18th एडिशन है और 38 नंबर पे है, कुछ रिलेट करके हम याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अब इसकी टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? दैट इज स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यानी इन 3 कंट्रीज ने टॉप किया इन द टर्म्स ऑफ इनोवेशन। इन द एशिया रीजन, फर्स्ट वन इज चाइना, देन जापान, एंड थर्ड पर है हमारा इंडिया,
ठीक है। सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में इंडिया टॉप पर है, लोअर मिडिल इनकम में भी इंडिया टॉप पर है। तो आपसे सेक्शन में पूछ सकते हैं एशिया में कौन है टॉप पर या सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में कौन है। देखो वेन एवर वी हैव गवर्नमेंट एग्जाम्स और आपसे अगर कोई इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं पूछा जाएगा जिसमें इंडिया की रैंक डिटोरेट हो रही है, ठीक है। इसमें हमारी रैंक बेटर हो रही है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंडली हम क्या चाहेंगे कि हमारी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो दिखे, तो हो सकता है कि वो आपसे सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, लोअर मिडिल इनकम इनका पूछ ले, तो ये भी चीज़ आप इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं और इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ग्लोबल इनोवेशन में इंडेक्स में वी हैव 38। इससे लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने आपको एक और इंडेक्स कराया था, उसका रैंक क्या थी इंडिया की, आप वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, वी हैव SCO समिट विल बी होस्टेड बाय पाकिस्तान इन 2026। तो अभी SCO जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। मैंने बहुत सारे आपको न्यूज़ पढ़ाई है SCO की, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि 2025 की जो SCO समिट थी वो तियांजिन चाइना में होस्ट हुई थी, राइट। अब 2026 वाली जिसमें मोदी जी ने भी इफ़ यू रिमेंबर तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इन 2026 पाकिस्तान इज सेइंग कि हम होस्ट करेंगे, ठीक है। अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ है एंड न्यूज़ इतनी ही थी, मैंने बाकी स्टैटिक फैक्ट्स लिख दिए हैं एंड स्टैटिक फैक्ट्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, तो दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। एक जो अलग पॉइंट है वो मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला हमने ये नहीं पढ़ा है कि SCO का चार्टर कब साइन हुआ था, यानी SCO फॉर्म तो 2001 में हुआ था, बट उसका चार्टर 2002 में साइन हुआ था एंड वो भी कब हुआ था, इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ठीक है। तो इस जगह पे हुआ था, तो ये एक यूनिक पॉइंट है। ये वाले बाकी फैक्ट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, 44th SCO रैट्स काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन द किर्गिस्तान रिपब्लिक, ठीक है। तो व्हाट इज रैट, तो रैट्स क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है SCO की, ठीक है। तो रैट्स की फुल फॉर्म क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया है, इट वाज 44th एडिशन, और यहाँ पर जो टी रविशंकर हैं दैट इज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, उन्होंने इसको हेड किया था। तो बेसिकली हम इसमें किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हाउ दीज कंट्रीज, SCO कंट्रीज कैन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। तो अगर आपसे पूछे कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है तो ये SCO है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं ये जो रैट्स है इट वर्क फॉर हुम, तो ये याद रखना ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए है, सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए है, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, लेकिन इसकी जो काउंसिल की मीटिंग हुई है वो किर्गिस्तान में हुई है, ठीक है। हेडक्वार्टर ताशकंद में है लेकिन मीटिंग किर्गिस्तान में हुई है। तो रैट्स में टी आता है, उससे याद रख लेना ताशकंद, एंड ये जो मीटिंग हुई है 44th वाली वो किर्गिस्तान में। होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, दैट इज हमारे यहाँ पर जो इंडिया है बेसिकली या जो भी कंट्रीज हैं उनमें टैलेंट के बेसिस पर उनको रैंक किया गया है। नॉट ओनली टैलेंट, रादर 3 फैक्टर्स के बेसिस पर रैंक किया गया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एंड रेडीनेस, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पे वी हैव स्विट्जरलैंड एंड ऑन द नंबर 2 वी हैव लग्जमबर्ग, ओके। इट वाज रिलीज्ड बाय IMD and IMD stands for the International Institute for Management Development, which was formed in 1990 and its headquarter is in Lausanne, Switzerland, okay. मोर ओवर जो IMD है वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी पब्लिश करता है जिसमें इंडिया की रैंक 41 है, तो दिस इज इंडियाज रैंक। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको याद कैसे करें कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंडेक्सेस, तो किस किस में हम याद रखेंगे और कैसे याद रखेंगे, राइट। तो ऐसे याद रखना कि टैलेंट दिखाते हैं जब भी हम, तो टैलेंट दिखाते हैं तो जो 2 लोग टैलेंट दिखा रहे हैं ऑब्वियसली उनके बीच में क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने टैलेंट के बेसिस पे क्या करना चाह रहा है, जॉब सिक्योर करना चाह रहा है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो 2 लोगों के, जो लोग
टैलेंट दिखाते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, 36 का आंकड़ा हो जाता है, यानी दे बिकम दुश्मन, राइट, 36 का आंकड़ा। सो 36 से आप उल्टा याद रखना, 36 का उल्टा 63, तो ऐसे याद रखना कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है, 63 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इससे रिलेटेड मुझे एक ट्रिक आ गया है माइंड में कि इसकी रैंक को हम कैसे कर सकते हैं। सो 38 मीन्स, मुझे नहीं पता कितनों को हिंदी आती है, तो 38 मीन्स 38, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो दैट इंडिया जो है वो अड़ के खड़ा हुआ है कि मैं इनोवेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 38, ठीक है। तो अड़ के खड़ा हुआ है इंडिया किसमें, इनोवेशन में। और टैलेंट जो भी दिखाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा 36 का आंकड़ा हो जाता है, तो 36 से उल्टा 63, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हमें क्या होता है, हम फैक्ट्स तो याद कर लेते हैं बट नंबर्स में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स वाई थॉट ऑफ गिविंग और शेयरिंग दिस स्मॉल ट्रिक। अगर आपको यूज़ करनी है तो कर सकते हैं, वैसे याद होता है तो वेल एंड गुड। और टिल देन ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आता, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।